अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा गणित के अध्याय 2 के विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। इसके पीछे के वीडियोज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे और इस प्रश्नावली को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए f, g r टू r का मतलब क्या है? f और g दोनों रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याओं का फलन है। क्रमशः f(x) बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है और gx बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। लिख लेते हैं। f(x) बराबर हमें दिया हुआ है x प्लस 1 और gx बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो हमें f प्लस जी, f माइनस जी और f बाई जी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं f प्लस जी का मतलब होता है fx प्लस gx। हमने बेसिक्स में इसको किया था और fx का मान है x प्लस 1 और gx का मान है प्लस 2x माइनस 3। तो यह क्या हो जाएगा? x और 2x 3x हो जाएगा और प्लस 1 और माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा f प्लस जी का मान। आप ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा, मैं सीधे लाइन से बनाता हूँ। f माइनस जी अब ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है fx माइनस जी एक्स। f माइनस जी का मतलब fx माइनस जी एक्स होता है। तो fx कितना है? x प्लस 1 और gx कितना है? इसमें से घटाना क्या है? तो 2x माइनस 3। और आप जानते हैं कि आगे वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो x प्लस 1 और माइनस से प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3। देखिए ना, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब क्या हो गया? x और माइनस 2x माइनस 1x हो गया और प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 हो गया। तो माइनस x प्लस 4 f माइनस जी का वैल्यू हो गया। अब निकालते हैं f बाई जी। f बाई जी का मतलब क्या होता है? fx बाई जी एक्स। अब देखिए fx कितना है? x प्लस 1 है और gx कितना है? 2x माइनस 3। यह हो गया f बाई जी का मतलब। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए fx बराबर 1 1 2 3 0 1 और ये दिया हुआ है z से z में fx बराबर ax प्लस b। fx दिया हुआ है ax प्लस b और हमें एक फलन दिया हुआ है, ये मतलब इसी को यहाँ दिया हुआ है। ये रोस्टर रूप में है और मतलब ये फंक्शन के रूप में है। 1 1 2 3 0 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 3। ये f दिया हुआ है। कह रहा है a और b कोई पूर्णांक है तो a b को निर्धारित कीजिए, मतलब बताइए a और b का मान। ठीक है, आप जानते हैं fx को हम लोग y कहते हैं, y भी लिख सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए, यहाँ आप x का मान रखते हैं और fx का मान आता है। यही होता है ना ऑर्डर पेयर में, x का मान रखते हैं और fx का मान आता है। आप 10th में अभी 10th पास होके आए हैं तो आपको आदत है x का मान रखते हैं और y का मान आता है, ये देखने की तो आदत है। तो आप fx को y भी मान सकते हैं, नहीं तो मैं y मानता नहीं हूँ। सारे टीचर्स मैं देखता हूँ, बहुत सारे टीचर्स इसको y मान के बनवाते हैं। लेकिन क्यों माने? इसको fx ही मतलब आदत डालो ना आप ये सहने का, क्योंकि अब तो पूरे 12th यही मिलने वाला है ना, अब आपको y नहीं मिलेगा। तो यानी कि एक x का मान रखे, x का मान 1 रखे तो fx का मान भी 1 आ गया। रख के चेक करते हैं, x के जगह पे 1 रखे तो fx की जगह पे भी 1 आ गया। देखो ना, तो fx की जगह पे 1 रख दीजिए और x की जगह पे भी 1, तो a गुना 1 जोड़ b। यहाँ से हमें आ गया 1 बराबर a प्लस b। समीकरण 1 मान लीजिए। अब इस स्थिति में 2 रखने पर 3 आया है। देखो ये 2 है और ये 3 है। मैं ठीक से लिख देता हूँ, जल्दीबाजी में लिखने पर। यहाँ 2 था ना, तो
3 आया है क्या रखने पर, x का मान 2 रखने पर, यानी कि 3 बराबर 2a प्लस b। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 करें a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 3। तो समीकरण 1 और 2 को मैं विलोपन विधि से हल कर लूँगा। ये तो मतलब रफ पेपर है। विलोपन विधि आप 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा लेता हूँ। a प्लस बी बराबर 1, इसमें से घटा लेता हूँ 2a प्लस बी बराबर 3। घटाव में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो a में से 2a गया तो माइनस a और प्लस बी माइनस बी कट गया और यहाँ -2। ये तो आपको आता होगा ना विलोपन विधि। 10th में हम विलोपन विधि पढ़ के आए हैं। ये कट गया, a का मान आ गया 2, यहाँ में a का मान मिल गया। अब b का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से तो a प्लस बी बराबर 1 है तो a का मान 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 2 प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा। तो b बराबर आ गया -1। ठीक है, तो हमें a और b दोनों का मान मिल गया। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। हमें एक संबंध दिया हुआ है a से b, जहां a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं और a b स्क्वायर के बराबर है। मतलब अगर ऑर्डर पेयर ए बी हो तो हमें दिया हुआ है ए बी स्क्वायर के बराबर, मतलब प्रतिबिंब का स्क्वायर करोगे तो ये बिंब मिलेगा। द्वारा परिभाषित n से n एक संबंध R है। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कह रहा है कि a और a, पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि a और a इज द एलिमेंट ऑफ R, सभी a इज द एलिमेंट ऑफ n के लिए। अब हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि पहला एलिमेंट दूसरे का माने स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, पहला दूसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और दोनों नेचुरल नंबर से होना चाहिए। चेक करते हैं एक उदाहरण लेके। मान लो कि हमने a का b का मान मतलब 1 रखा, तो a का मान भी 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 1 हो गया। लेकिन जैसे ही 1 के अलावा कुछ और रखते हैं, आप b का मान 2 रख लीजिए, तो b का मान 2 रखेंगे तो b जो होगा a होगा वो b स्क्वायर के बराबर होगा, तो a कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो ना a b स्क्वायर होना चाहिए, हमें शर्त दिया हुआ है a b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 रखने पे 4 आ गया, लेकिन यहाँ क्या a का मतलब क्या है, जो रखेंगे वही आएगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा सिर्फ 1 के लिए संभव है, बाकी किसी भी संख्या के लिए संभव नहीं है। आप कहेंगे सर 0 के लिए भी तो संभव है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है। तो देखो ना भैया, दिया तो है ना कि a और b दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब प्राकृतिक संख्या। अब 0 कौन सी प्राकृतिक संख्या है? तो हमारा पहला जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो रखेंगे वही आएगा, और ये दोनों जो है वो रिलेशन का अवयव है, तो ये गलत है, असत्य है। आप कारण बता देंगे कि यह सिर्फ 1 के लिए ऐसा हो सकता है, 1 को छोड़ किसी अन्य प्राकृतिक संख्या के लिए ऐसा संभव नहीं है। दूसरा देखते हैं कि अगर a और b बिलोंग करते हैं R से, मतलब इस संबंध से बिलोंग करते हैं, तो b, a भी बिलोंग करेगा R से। यह हो ही नहीं सकता। कैसे सर? उदाहरण लेते हैं। यहाँ a का मान रखो कोई भी, b का मान पहले रख लो 2, तो a का मान हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने बताया था कि a b स्क्वायर के बराबर है। तो यह लीजिए, माना कि b बराबर 2, तो ऑर्डर पे ये हो जाएगा 4 2, तो 4 2 रखने पे a का मान 4 आ गया। तो ये कह रहा है कि तब b और a भी हो सकता है। 2 रखने पे 4 आया, तो यहाँ 4 रखने पे क्या आ जाएगा, यहाँ तो 16 आ जाएगा।
तो ये कह रहा है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए होना चाहिए। कहाँ हो रहा है? 4 रखने पे 2 आ जाता तब ना होता कि 4 2 और 2 4, लेकिन 2 रखने पे 4 आया और 4 रखे तो 16 आ गया, 2 तो आया नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा इस संबंध से आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर से। यह असत्य है। हमने ये करके दिखा दिया, असत्य है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से। मतलब अगर ए बी आर के मतलब इस संबंध के अवयव हैं। उदाहरण लीजिए एक ऐसा, माना कि हम बी का मान ले लेते हैं 2, ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो ना, बी का मान रखे 2 तो ए बी स्क्वायर के बराबर होता था, तब ना ये आर से बिलोंग करेगा। और कह रहा है बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर से, तो यहाँ जो 2 हम बी का मान 2 माने हैं तो ए का मान 4 आ गया है। अब हमें बी कॉमा सी लिखना है, तो सी कुछ ऐसा मानिए जो 2 आए, तो किसका स्क्वायर 2 के बराबर होगा? तो √2। सी बराबर हम मान लेते हैं √2, तो √2 रखेंगे तो सी का मान, तो ये बी आ गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 ही होगा ना। अब ये थोड़ा सा उल्टा आपको पड़ रहा है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। अगर यहाँ ये दिया रहता कि बी बराबर ए स्क्वायर तो आपको थोड़ी सुविधा होती, लेकिन घबराइए नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। तो √2 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 4 आया। अब कह रहा है अगर मतलब देखो ना, ये ए बी और ये बी सी हो गया। अब कह रहा है कि ए जो होगा वो सी से, मतलब ए और सी भी बिलोंग करेगा आर से। तो ए के जगह पे क्या है? 4, और सी की जगह पे क्या है? √2। समझ रहे बात को? तो ए और सी हुआ, √2 का स्क्वायर 4 होगा नहीं, तो हमारा यह मानना गलत है। अब बच्चा सोच रहा है सर आप समझा रहे हैं, समझ में तो आ जा रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे ये तो बताइए। तो बस वैसे ही लिख दो ना, मतलब कह दो कि माना कि सी बराबर मतलब बी बराबर 2, तो अतः ए का मान 4 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2,4। अब माना कि सी बराबर √2, तो बी का मान 2 हो गया। अब लिखिएगा कि यहाँ ए और बी और सी और प्राप्त हो गया, तो हमें अब ए कॉमा सी के लिए तो ए का मान यहाँ रख दिए और सी का मान √2 रखे, और लिख देना कि ये बिलोंग नहीं करता है आर से। यह कहाँ बिलोंग कर रहा है आर से? आगे वाले का स्क्वायर पीछे वाले के बराबर होना चाहिए, तो √2 का स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा। यह 4 के बराबर कहाँ है? तो यह बिलोंग नहीं करता है, अतः हमारा यह मानना असत्य है। ऐसे ही लिख देना। अब 12th में आ गए, अब ये तो सीखो ना, मतलब 11th में आ गए और अब तो छोटी छोटी बातें सीख लिया करो। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 5 9 11 15 16 और एफ बराबर 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11, तो क्या निम्नलिखित सत्य है? पहला है एफ ए से बी में एक संबंध है। संबंध के लिए क्या कंडीशन होता है कि ऑर्डर पेयर का पहला अवयव सेट ए से होना चाहिए और दूसरा बी से होना चाहिए। तो पहला निकालो। पहला क्या है? मतलब हम जब डोमेन निकालते हैं, डोमेन, इसको क्या कहते हैं? प्रांत। प्रांत निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 2 3 4 और 2। अब देखो ना, ये 2 मैंने 2 बार लिख दिया। मैंने बताया था किसी भी सेट में 2 बार नहीं होना चाहिए, तो मैं 1 2 को हटा देता हूँ। और फिर रेंज लिखते हैं, इसको परिसर कहते हैं। यह आ गया 5 9 1 5 11, तो 5 9 1, दोबारा 5 नहीं लिखूंगा, 11 लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो कि पहला जो भी सेट है वो पहले का है कि नहीं? 1 2 3 4, पहले से 1 2 3 4 है।
दूसरा 5 9 1 11, 5 9 1 11 सब है, तो अतः यह एक संबंध है। कैसे? कारण लिखेंगे कि इसके प्रांत का सभी मान सेट ए से तथा परिसर का सभी मान सेट बी से बिलोंग करता है, मतलब सेट बी से है, इसीलिए दिया गया फलन एक संबंध है। अब माने एफ एक संबंध है। दूसरा कह रहे एफ एक फलन है। फलन के लिए क्या शर्त है कि प्रत्येक अवयव का अपना इमेज होना चाहिए और अलग अलग इमेज होना चाहिए। 1 2 3 4 ये ए है। दूसरा बी को देखते हैं, बी में क्या है? 1 5 9 11 15 और 16। तो यहाँ देखिए 1 का 5 के साथ है, ठीक है, लगा दिए। अच्छा सर, इसी तरीके से समझना सबसे आसान होता है। सही समझ रहे हो, यही सबसे आसान तरीका है और इसीलिए मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। 2 का 9 से, 3 का 1 से, 3 का 1 से, 4 का 5 से, 4 का 5 से और 2 का 11 से। तो 2 का 9 से पहले से ही था और 2 का 11 से हो गया। मतलब एक ठो इमेज का, सॉरी एक ठो प्री इमेज का 2 इमेज बन गया, मतलब एक बिंब के 2 प्रतिबिंब बन गए, अतः यह फलन नहीं है। सर लिखते आप क्यों नहीं है? वो तो मैं समझा दे रहा हूँ, आप लिख दीजिए ना, कारण लिख दीजिए कि यहाँ 2 के 2 प्रतिबिंब 9 और 11 प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए यह एक फलन नहीं है। और आप सबको अगर मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, मेरा गला अभी थोड़ा ख़राब हो गया ठंड के कारण, है ना, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आवाज़ अगर अच्छी नहीं जा रही हो। ठीक, अभी 11वां प्रश्न है। मान लीजिए कि एफ ए बी ए प्लस बी, जहाँ ए और बी जेड द्वारा परिभाषित जेड गुना जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो मिसलेनियस है, थोड़ा भारी तो होगा ही। मैं ऐसे सिर्फ लिखता हूँ ए बी कोमा ए प्लस बी, ये होना चाहिए। ये फलन है कि नहीं हमें पूछ रहा है, ठीक बात है। अब हम अगर फलन होगा माने फंक्शन होगा तो उसकी एक शर्त होती है कि ए और बी का कोई भी 2 ठो मान रखो, यहाँ आपको एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक बिंब के 2 प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। तो मैं जानबूझ के यहाँ वैसा मान रखूंगा जिससे 2 प्रतिबिंब बन सकता है क्या? तो जैसे आप ए का मान 4 रखें और बी का मान 2 रखें, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूना ए बी है, मतलब ए गुना बी, तो 4 दूना 8 और 4 2 6। ठीक बात है सर। फिर मैं क्या करूँगा कि ए का मान 8 रखूँगा और बी का मान 1 रखूँगा, तो एफ क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 1 9। समझ में आया? सॉरी यहाँ कॉमा होगा, मतलब 8 का इमेज 6 भी बन गया है और 8 का इमेज 9 भी बन गया है ना। तो कहना अतः यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 के 2 इमेज बन रहे हैं, 6 और 9। मान लीजिए ए बराबर 9 10 11 12 13 तथा एफ ए से एन, एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चा बोला सर नहीं समझ में आया। अब ये कौन सी नई बात है? नहीं समझ में आया? तुम्हें तो कोई नहीं समझ में आता है, मैं समझाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। कह रहा है एफ ए से एन एक संबंध दिया हुआ है, मतलब ए रखो और एन आएगा, और वो एन कैसा आएगा कि एफ एन बराबर एन आएगा और इसका
महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। माने ये जो संख्याएं दी गई हैं ए में, इनका महत्तम अभाज्य गुणक रखिए और जो रखेंगे वही आ जाएगा। पहले तो इसका महत्तम अभाज्य गुणक ज्ञात करते हैं। तो 9 का करो, तो 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 9 बराबर 3 गुना 3। उसी प्रकार 10 का करिए तो आएगा 2 गुना 5 आएगा ना, करके देख लेना साइड में। अब भाज्य गुणनखंड निकालने तो आता ही है। 11 करोगे तो 1 गुना 11। 12 का करोगे तो 2 गुना 3, 2 दूना 4 3 12। और 13 का करोगे तो आएगा 1 गुना 13। ठीक है भैया। तो अब कह रहा है एफ ए से एन होना चाहिए, सब नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर है ही। और कह रहा है एफ एन टू एन है और महत्तम अभाज्य गुणक, तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक 3 3 है तो बड़ा 3 ही हो गया, महत्तम मतलब बड़ा। 10 का 2 और 5 में से 5 हो गया। 11 का 1 और 11 में से 11 हो गया। 12 का 3 हो गया और 13 का 3 हो गया। अब एन टू एन इसी को रख लेना है, तो एफ 3 रखे तो 3 आ गया, एफ 5 रखे तो 5 आ गया, एफ 11 रखे तो ये 11 आ गया, एफ 3 रख चुके हैं पहले, छोड़ देते हैं। और यहाँ 13, एफ 13 रखे तो 13 आ गया। समझे कि नहीं बात को? तो एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो रखते हैं और जो आता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एफ बराबर ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। 3 रखे तो 3 आया, 5 रखने पर 5 आया, 11 रखने पर 11 आया और 13 रखने पर 13 आया। परिसर कहते हैं बाद वाले संख्या को। तो एफ बराबर, एफ का परिसर क्या होगा? परिसर बराबर आ गया 3, 5, 11 और 13, बाद वाली संख्या को परिसर कहते हैं। और सुनो, ये प्रश्नावली खत्म हो गया और ये विविध प्रश्नावली था। अगर आपको भारी लगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि विविध प्रश्नावली मिसलेनियस थोड़ा सा भारी होता ही है। और आप इसको दोबारा देखेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑफलाइन क्लास जो मेरा कोचिंग क्लास होता है वहाँ तो मैं समझाता ही हूँ, और वहाँ तो आप जितनी बार पूछते हैं वहाँ समझाता हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं आपको देख नहीं रहा हूँ कि आप मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, जब दूसरी बार इसको आप देखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर कुछ भारी भी लगा तो उसको दोबारा देख के ठीक करने का कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग 12th क्लास के रिलेशन फंक्शन को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।